देश भर में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारत में चुनाव कराना एक जटिल प्रक्रिया है। भारत निर्वाचन आयोग हर चुनाव में इस काम को पूरी निपुणता से संपन्न कराता है। कैसे शुरू होती है ये प्रक्रिया, कैसे देश के हर कोने तक पहुंचकर निर्वाचन आयोग मतदान प्रक्रिया को पूर्ण कराता है और समय के साथ निर्वाचन आयोग ने खुद को कैसे और बेहतर बनाया है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री नूर मोहम्मद जी, जिन्होंने निर्वाचन आयोग में बतौर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर अपनी सेवाएं दी हैं। श्री नूर मोहम्मद ने चुनाव आयोग में कई अहम पदों पर काम करते हुए करीब से निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को देखा भी है और बेहतर बनाने में योगदान भी दिया है। नूर मोहम्मद जी, सामयिक की चर्चा में आपका स्वागत है। आपने उत्तर प्रदेश में 8 वर्षों से ज्यादा वक्त बतौर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अपनी सेवाएं दी हैं। तब से लेकर अब तक निर्वाचन आयोग की कार्यशैली में क्या बदलाव देख पाते हैं आप? जो कानून है कॉन्स्टिट्यूशन में या जो इलेक्शन के कानून है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, उसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी गाइडलाइंस होती हैं, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसको बहुत फाइन ट्यून किया है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई वैसे वैसे इलेक्शन कमीशन ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया और उसी हिसाब से प्रोसीजर्स को चेंज किया। तो इस तरह से जो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है उसमें ज्यादा चेंज नहीं हुआ। मेन चीज हुई है इलेक्शन कमीशन के इंस्ट्रक्शन पे, और उससे बहुत सारे फर्क पड़े हैं जमीनी स्तर पर। एक तरफ तो ये कि इंटरनेट आने से स्पीड बढ़ गई। आप अगर वोटर टर्नआउट का ऐप आप कॉपी कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कैसे वोटिंग हो रही है, % वोट होगा, कितना नहीं हुआ, तो उसमें फीड होता रहता है। इसी तरह से रिजल्ट के लिए हर एक आदमी उस पर देख सकता है कि उसके एरिया में कौन से लोग जीते, कौन से लोग कैसे कितने कितने वोट मिले, तो वो इन्फॉर्मेशन हर एक के पास पहुंच जाती है। उस तरह से सिमिलरली आप उससे अपना नाम अगर मान लीजिए वोटर लिस्ट में देखना है तो आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चेक करके आप अगर आपका नाम नहीं है तो आप नाम डालने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर है उसमें कुछ गलती है स्पेलिंग वगैरह में तो उसको चेंज करने की वो दे सकते हैं। अब तो ये अगर फॉर्म अगर आपका रिजेक्ट होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपने ऑनलाइन किया हुआ है तो उसी मोबाइल पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस तरह से जो चेंजेस हुए वो बहुत सारे हैं और बहुत सारी चीजें पब्लिक डोमेन में लाई गई है। पब्लिक को एम्पावर भी किया गया है, लेकिन जरूरत इस बात की है वो लोग भी आगे आए उसका इस्तेमाल करें। सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारत में लोकसभा चुनाव कराना कितना चुनौतीपूर्ण है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि 10 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन है और लगभग 12 मिलियन लोग स्टाफ लगता है इलेक्शन में, जो बहुत ही बड़ा मैसिव काम है। और जो सिस्टम बना हुआ है डिसेंट्रलाइज, उसी की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। सेंट्रलाइज्ड सब चीज होती तो उसमें ज्यादा दिक्कत आती। तो इलेक्शन कमीशन हमेशा सब लोगों की नजर में रहता है, इसीलिए उसको बड़ी केयरफुली और बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करना होता है। वो भी एक चैलेंज है कि हर केस में, हर मामले में इंश्योर किया जाए कि लोग समझे कि ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है। कभी ऐसे भी केसेस आए जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के, आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, एक मामले में एक फैसला हुआ और दूसरे मामले में जो उसी तरह से मिलता जुलता था उससे कुछ अलग फैसला हो गया। अब लोगों ने उसमें आपत्ति करना शुरू कर दी। फिर इलेक्शन कमीशन ने लॉग बनाना शुरू किया कि क्या क्या फाइल थी, क्या क्या फैसला हुआ था, क्या शिकायत आती थी, उससे फैसला करते वक्त इलेक्शन कमीशन देखता था कि पहले ऐसे मामलों में क्या क्या जजमेंट्स हुए। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स आती जाती हैं। इलेक्शन कमीशन के बीच में फाइन ट्यून करना पड़ता है, अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती है। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। मेन चीज ये है जो खर्चे का 2010 में इलेक्शन कमीशन ने एक विंग बनाया है जिससे खर्चे को कंट्रोल किया जाए। लेकिन अभी भी आप देखिए ग्राउंड पे लोग कैश खर्चा करते हैं, कुछ इस तरह से करते हैं, उसका कोई हिसाब रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन ऑब्जर्वर्स जाते हैं, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स। तो एक तो ये इशू है। दूसरा ये है कि जो वोटर एजुकेशन का मामला है, 2010 में वोटर एजुकेशन डिवीजन बना जिससे कि लोगों को सिखाएंगे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज तो अपने हिसाब से लोगों को सिखाती है कि हमारे सिंबल पे वोट दो, और बायस तरीके से वो वोटर को एजुकेट करती है। इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी ये है कि वो कहेगी कि आप मेरिट पे वोट दीजिए और कास्ट पे वोट मत दीजिए, रिलीजन पे वोट मत दीजिए, रीजन को बेस पे मत वोट दीजिए और किसी बायस को देख के मत वोट दीजिए। वो भी एक बड़ा चैलेंज है कमीशन के लिए कि कैसे इसको हैंडल करे। तो इस तरह से बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सर, निर्वाचन आयोग हर बार कुछ नए तरीकों से चुनाव को अधिक समावेशी बनाने का प्रयास करता है। तो इसकी प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो ये चुनाव से कितने दिनों पहले से शुरू हो जाती है? ये प्रक्रिया तो शुरू होती है जब वोटर रिवीजन होता है। उसी वोटर रिवीजन में कोशिश की जाती है कि कोई आदमी छूटे ना। यहाँ तक कि वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए ऑब्जर्वर भेजे जाते हैं और ऑब्जर्वर्स की ड्यूटी होती है कि वो जाएं, वहाँ लोगों से पूछें कि भाई कोई आया कि नहीं आया, किसी ने आपसे पूछा कि नहीं पूछा, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है वोटर रजिस्ट्रेशन में। वो वहाँ से शुरू हो जाती है। फिर इस पर वोटर एजुकेशन का काम शुरू होता है
वो भी लोगों को जगह जगह जाके बताया जाता है कि आप ऐसे अपने हक का इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसे पता कर सकते हो कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं है। एक टोल फ्री नंबर दिया जाता है 1950, आप उस पर फोन करके पता कर सकते हो मेरा नाम है वोटर लिस्ट में कि नहीं। आप उस पर ये भी पूछ सकते हो कि आपका पोलिंग स्टेशन कहाँ है, कहाँ मुझे जाके वोट देना है। इंटरनेट पर जाके पूछ सकते हो, ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए तो उससे भी आप जब चाहो आप इन्फॉर्मेशन पूरी ले सकते हो। तो बहुत सारी चीजें इस तरह से टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके इलेक्शन कमीशन ने बहुत चेंज किया। इस तरह से बहुत सारी चीजें हो रही हैं, वो ज्यादातर प्रोसेसेस को चेंज करके ही हो रही हैं, इलेक्शन कमीशन गाइडलाइंस करके ही चेंज हो रही हैं। सर, उत्तर प्रदेश में इस बार देखा जा रहा है कि अब तक जितने चरणों के चुनाव हो चुके हैं, मतदान प्रतिशत जो है वो बाकी राज्यों के मुकाबले बहुत ही निचले स्तर पर है। इसका क्या कारण मानते हैं आप? गर्मियों में जब इलेक्शन होते हैं तो अक्सर गर्मी की वजह से भी बहुत मतदान घट जाता है। तो एक तो वो ये कारण हो सकता है। दूसरे जो कैंडिडेट्स होते हैं, मैंने बताया कि वोटर्स के या पार्टी के मेंबर्स की चॉइस के नहीं होते, तो उसमें भी लोगों का इंटरेस्ट घट जाता है। तो सोचते हैं कि हम किसको वोट दें। तीसरा ये हो सकता है कि लोगों को लगे कि फला आदमी तो जीत ही रहा है, तो हम क्यों अपना बेकार में अपनी एनर्जी बर्बाद करें, वो जीत रहा है तो जीतने दीजिए। और चौथा ये है कि कुछ पार्टी, अगर मान लीजिए लोग नाराज हैं किसी पार्टी से, तो उसके सपोर्टर भी कहते हैं हम तो दूसरे को तो वोट दे नहीं सकते, लेकिन हम इनको भी ले देंगे। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ये जो वोटिंग परसेंटेज घटता है। सर, सोशल मीडिया का दौर है आजकल, तो ऐसे में चुनाव आयोग का काम आपको क्या लगता है कि आसान हुआ है या और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है? क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि जब एक साइलेंस पीरियड होता है, जब कैंपेनिंग बंद हो जाती है, तो सोशल मीडिया पे किसी तरह का कोई प्रभाव इसका नहीं देखा जाता है, ये इसके दायरे में नहीं आता है। ये बात सही है। जो साइलेंस पीरियड है उसका एक रैशनल तब है जब पता हो कि उसके बाद इलेक्शन खत्म हो जाएंगे। एक जगह पे इलेक्शन खत्म हो रहा है, साइलेंस पीरियड है, दूसरी तरफ इलेक्शन चल रहा है, दूसरी जगह कैंपेन चल रही है, वहां से लोग बोल रहे हैं, इंटरनेट से सब लोग सुन रहे हैं। तो वो बात सही है कि इंटरनेट के आने से और सोशल मीडिया के आने से और टीवी का इतना फैलाव होने से ये फर्क ये पड़ रहा है कि साइलेंस पीरियड के रेलेवेंस खत्म हो गई है, उसको चेंज करने की जरूरत है। तो एक तो वो है, दूसरे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया और डीप फेक्स इतने बन रहे हैं, आप किसी की तरफ से किसी का वीडियो बना के कुछ भी कहलवा, तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाली बात है। अगर आप चाहें लोगों को डरा सकते हैं, आप चाहें लोगों को बांट सकते हैं, आप चाहें लोगों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर सकते हैं, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है। अभी मैं देख रहा था कि बहुत सारे कंट्रीज में लोग फेक AI से जो क्रिएटेड जो डीप फेक्स वगैरह बनाते हैं, इन सब चीजों को कंट्रोल करने, डीप फेक्स को और मिस इन्फॉर्मेशन को, हेट न्यूज को, इन सबको चेक करने के लिए स्ट्रिक्ट कानून बनना चाहिए और जो आदमी ऐसा कर रहा हो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सोशल मीडिया के आने से एक फायदा कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन आप सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को एजुकेट करता है। सर, इस बार के निर्वाचन में आप मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही देना चाहेंगे कि 5 साल के बाद आपको मौका मिलता है जज करने का कि जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में थी वो आपके लिए जो आकांक्षाएं हैं उसके हिसाब से खरी उतरी कि नहीं उतरी। अगर आप देखते हैं कि खरी उतरी तो आप उसको जरूर वोट दीजिए, आप समझते खरी वोट नहीं उतरी तो आप तलाश। तो एक बात तो ये मैं कहना चाहूँगा। दूसरी बात ये कहना, कैंडिडेट जरूर देखिए, कैंडिडेट किसी भी पार्टी का हो अगर अच्छा इंसान है तो वो जब कलेक्टिवली खड़ा होगा तो अच्छा ही काम करेगा। सिर्फ इसलिए कि पार्टी कोई अच्छी है और कैंडिडेट खराब है तो ऐसे पे नहीं जाना चाहिए। मेरे ख्याल से कैंडिडेट भी देखना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टी भी देखना चाहिए और अपनी चीजों को देखना चाहिए कि हमारी क्या समस्याएं हैं, हमने क्या कहा और क्या हमारे लिए हमने एक्सपेक्ट किया था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो पॉलिटिकल पार्टीज पावर, उनको भी देखिए कि भाई उसमें आपके काम की कोई चीज है कि नहीं है। अगर आपके काम की चीज है, आपके यूजफुल है, तो आप उसको दीजिए। हो सकता है वो करेंगे 5 साल के बाद, अगर नहीं करेगा 5 साल बाद उसको बैठा दीजिए। तो इस तरह से 5 साल तो इसलिए रखा ही हुआ है कि आदमी 5 साल के बाद उसको वोटर जो है हटा सके और फिर ला सके। तो तभी उनको वो होगा कि हमें मेहनत करना चाहिए। वरना क्यों करेंगे जब आपको लगा कि फला आदमी को वोट देना ही है, फला साहब राजा साहब ही जीतेंगे हमेशा, तो राजा साहब क्यों काम करेंगे आपके लिए। अगर लगेगा कि हम काम नहीं करेंगे तो पब्लिक हमको हटा देगी अगली बार, तो आदमी 5 साल में मेहनत भी करेगा। तो इसलिए वो लगाना पड़ेगा, पब्लिक को, जनता को आगे आना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टीज तो अपना पावर लेना चाहती है चाहे जैसे, लेकिन इस जनता को आगे आना चाहिए। तो ये थे रिटायर्ड डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर श्री नूर मोहम्मद जी, जिन्होंने आज हमसे निर्वाचन आयोग की भूमिका, कार्यप्रणाली और चुनौतियों के बारे में अहम जानकारी साझा की। आज के सामयिक की चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।